हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात की थी, अभिक्रिया की कोटि की बात की थी, क्लियर। उस अभिक्रिया की कोटि के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, किस टाइप के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो टू क्वेश्चंस है जो मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं। और इससे पहले जो भी अपना लेक्चर था उस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बताया, सिंपल से अपने अभिक्रिया की दर क्या होता है, दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे, देन उसके बाद अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, उस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दो एग्जांपल्स, क्या है किस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जांपल ये एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट जो एग्जांपल है आपका क्या कहता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या एग्जांपल दे रखा है, यदि कोई इफ आपके पास ए और बी, a+2b चेंज हो रहा है किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और आपके पास उसका रेट लॉ दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? रेट लॉ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछ लिया कि के की यूनिट्स क्या होगी। इसके अंदर क्वेश्चन आ गया यूनिट्स ऑफ द के, जो आपका रेट कांस्टेंट है के, इस के की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। इस के की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला बताया था। यूनिट ऑफ के के लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था, क्या? यूनिट ऑफ, सिंपल सा यूनिट ऑफ के। अगर आपको यूनिट ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी तो उस कंडीशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? मोल, फर्स्ट ऑफ आप लिखोगे मोल, फिर आप लिखोगे लीटर, और फिर आएगा आपके पास टाइम। और टाइम ऑलवेज किस फॉर्म में होता है? -1 की फॉर्म में। टाइम हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? -1 की फॉर्म में। और मोल को आपको लिखना है क्या? 1 - n। क्या लिखना है? 1 - n। एंड जो लीटर है उसको लिखना है क्या? n-1। क्लियर? अब आपके पास माइंड में आएगा सर ये तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट की फॉर्म में आपने बताया था, जो भी आपका अभिक्रिया की कोटि की बात की थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, उसके अंदर अपन ने के की यूनिट की बात की थी। अब आपके माइंड में सर हमारे पास जो रेट लॉ दे रखा है, उस रेट लॉ के लिए, इस इक्वेशंस के लिए इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसके लिए आपको सिंपल सा पता है, क्या पता है कि यहाँ जो n है, n इज व्हाट, जो रेट लॉ में जो पावर्स दे रखा है उन पावर का सम है। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 0.5 + 1 = कितना आ रहा है? 1.5। ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो यूनिट ऑफ के आपके पास क्या? सिंपल सा मोल 1 - 1.5, लीटर 1.5 - 1, एंड टाइम हमेशा आपके पास किसकी फॉर्म में होता है? टाइम इनवर्स की फॉर्म में। क्लियर? तो यहां से यूनिट ऑफ के आपके पास निकल के क्या है? ये मींस व्हाट? मोल 0.5, वो भी किसकी फॉर्म में? माइनस की फॉर्म में, लीटर 0.5, और टाइम हमेशा आपके पास किसकी फॉर्म में आता है? इनवर्स की फॉर्म में। ये आपके पास क्या आ गई? यूनिट ऑफ के। एक गिवन इक्वेशन जो दे रखी थी उसके लिए यूनिट ऑफ के आपके पास फाइंड आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनिशियली कोई भी ए है, चेंज हो रहा है किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। और इसके लिए क्या बोला? यदि ए की सांद्रता को, कंसंट्रेशन ऑफ जो ए है आपकी, उसको क्या कर दिया? 8 टाइम्स कर देता है। अगर ए की सांद्रता को 8 कंसंट्रेशन को 8 टाइम्स, और जो उसकी रेट जो आपके पास क्या है, रेट अभिक्रिया की दर जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी, उसको क्या कर लिया? दुगुना, मींस 2 टाइम कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बहुत अच्छा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? इसका रेट लॉ लिखना है। इनिशियली रिएक्शन आपके पास है, इसके लिए रेट लॉ आपको पता है क्या? रिएक्शन को लिखोगे फॉर एग्जांपल किस फॉर्म में लिखोगे? ए चेंज हो रहा है किस फॉर्म में? आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इस रिएक्शंस के लिए इसका रेट लॉ क्या होगा? R = K, एक्टिव मास ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर? R = इस फॉर्म में आपने लिख दिया। अब फर्दर ये क्या कर रहा है? जब इसकी कंसंट्रेशन को 8 टाइम कर रहा है, जब इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? 8 टाइम कर रहा है। कंसंट्रेशन जब 8 टाइम होगी तो उसकी जो रेट है, अभिक्रिया की जो दर है, वो कितनी टाइम हो रही है आपके पास? 2 टाइम हो रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल से आप क्या कर लो? समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, क्लियर? सिंपल सा 2 के अंदर 1 का आप डिवीजन कर लो तो आपके पास क्या होगा? सिंपल सा 2R अपॉन R इज इक्वल टू K 8A अपॉन K A, एक्टिव मास, कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन इसे कंसंट्रेशन ए, R से R गॉन हुआ आपके पास। क्लियर? अब यहां से आपको किसकी फॉर्म में वैल्यूज फाइंड करनी? n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। क्या करनी है आपको?
एन की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा आपके पास क्या आ रहा है, 2 इक्वल्स टू के, 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आया के, और क्या हो गया 8 टू द पावर 8 अपॉन 1 है, इसके भी के से के गॉन हो चुका, इसके भी अपॉन में क्या है 1 की फॉर्म में। क्लियर। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पावर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप पावर को किस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन ये जो यूनिट्स ले रखी है, यहाँ एन कंसिडर कर लेंगे, इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, एन है, यहाँ पे भी एन है, तो इसका जो होल यूनिट क्या आएगा वो भी एन की फॉर्म में आएगा आपके पास। क्लियर। यहाँ से एन की वैल्यू, तो बेस सेम कर लो, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, इक्वल होगी, तो यहाँ 2 की पावर कितना है 1 है आपके पास। तो सिंपल मैथमेटिक्स लॉ में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, तो सिंपल से क्या आया 2 टू द पावर 1 कह रहा हूँ इज इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3, और उसकी भी पावर आपके पास कितना है n आपके पास है। क्लियर। तो पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में जाता है, तो मीन्स 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास 3n। क्लियर। यहां से इफ बेस आर सेम, अगर आपके बेस सेम होंगे तो पावर्स भी आपके पास क्या होगी, इक्वेट होगी। बेसिक है मैथमेटिक्स का लॉ है, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास n, तो यहां से n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/3। तो इस अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो कितनी होगी आपके पास 1/3। ये n किसको बता रहा है, अभिक्रिया की कोटि। सिंपल सा अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई आपके पास 1/3। आया समझ में। फिर अपन नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाला टॉपिक्स आपका क्या आता है, छद्म अभिक्रिया कैसी होती है। क्लियर। इस रिएक्शन में सिंपल सा आता है, ऐसी मैक्सिमम जो भी रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो आपके पास कंसंट्रेशन, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की सांद्रता आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब छद्म अभिक्रिया होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं अपन छद्म अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले क्या होती है छद्म कोटि की अभिक्रिया। नाम से पता नहीं चल रहा कि छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि बराबर नहीं होती है। क्लियर। मैक्सिमम 99% सारी रिएक्शन जो होगी उसके अंदर अभिक्रिया की अणुसंख्यता और उसकी अभिक्रिया की कोटि जो होगी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। बट कुछ फ्यू एग्जांपल्स आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता आपके पास, अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता आपके पास क्या होती नहीं होती, इक्वल नहीं होती है। उन रासायनिक अभिक्रिया को अपन कहते हैं क्या, छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्लियर। सिंपल सा डेफिनेशन की फॉर्म में लिखे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु संख्यकता तथा अभिक्रिया की कोटि बराबर नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। सिंपल सा कह सकते हैं क्या, अणुसंख्यकता इज नॉट इक्वल टू, जो अणुसंख्यकता है वो बराबर नहीं है किससे, अभिक्रिया की कोटि के लिए। आया समझ में। सिंपल सा आपके पास थिंग्स है। क्लियर। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो आपके पास क्या है, छद्म कोटि की अभिक्रिया देती है। तो सिंपल सा मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं ऐसी कह सकता हूं, एक हिंट फॉर्म में लिख सकता हूं, इस टाइप की अभिक्रिया कौन देते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। सिंपल सा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें वाटर यानी जल के अणु भाग लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जल के अणु बोलो या जल भाग लेता है, जल के या वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है वहां पे, जल के अणु भाग लेते हैं।
उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन किस में कैटेगराइज करते हैं अपन छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए। क्लियर। और अब आपके माइंड में आएगा कि सर इस टाइप का अभिक्रिया किसके अंदर होती है, तो सिंपल सा एस्टर जो है, ईस्टर जो होता है, एग्जाम्पल है इसका क्या, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन अभिक्रिया। एस्टर का क्या होता है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय माध्यम में, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। क्लियर। एस्टर होता है क्या, सिंपल सा जब एस्टर की बात करोगे तो क्या होता है, सिंपल सा CH3COOC2H5 प्लस वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, एसिडिक मीडियम की फॉर्म में चेंज होगा ये इसके अंदर। क्लियर। अम्लीय माध्यम में चेंज हो रहा है, तो अम्लीय माध्यम के लिए यहाँ क्या आता है H प्लस, एसिडिक मीडियम है तो प्रोडक्ट चेंज होगा आपके पास क्या, एसिडिक एसिड CH3COH प्लस एसिटेट आपके पास बनेगा क्या, इथेनॉल बनेगा C2H5OH का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब आपके पास देख लीजिए, अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखूं, इसका रेट लॉ लिखूं, तो रेट लॉ आपके पास क्या आएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ द CH3COOC2H5, इसके ऊपर पावर कितनी है आपके पास 1, और ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि क्या होती है, हमेशा क्या कंसीडर करते हैं अपन, 0 कंसीडर करके चलते हैं। तो ये सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल है कि आपके पास कि एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जो एस्टरिफिकेशन होता है आपका एसिडिक मीडियम के अंदर वो। और सेकंड आपके पास आता है क्या, शर्करा का प्रतिपादन यानी इन्वर्जन ऑफ शुगर। अगर इन्वर्जन ऑफ शुगर की बात करो तो इन्वर्जन ऑफ शुगर के अंदर भी क्या होता है, इसी टाइप का आपके पास बात होती है। क्लियर। अब देख लिया अणु संख्या तो कितनी हो रही है, यहाँ पे 2 अणु काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। 0 तो काउंट करेंगे नहीं, तो अभिक्रिया कोटि कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप देख लीजिए डिफरेंस आपके पास पता क्लियर हो रहा है कि अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि जो है आपके पास सिंपल फॉर्म आपका। सेकेंड एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्या, इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो उसके लिए सिंपल सा था C12 क्या आएगा आपका, C12H22 और O11, C12H22O11 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। इन्वर्जन ऑफ शुगर का यही होता है, गिव्स चेंज होगा किस फॉर्म में आपके पास, अगर इसको चेंज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, C6H11O6 प्लस अगेन आपके पास क्या है, C6H11O6। एक ग्लूकोज बनता है और एक आपके पास, एक शुगर और एक ग्लूकोज बनता है और एक आपके पास क्या बनता है, फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम की फॉर्म में हो रहा है। अगर इसके लिए मैं अगर रेट लॉ लिखूं तो इसके लिए जो रेट लॉ होगा R = क्या आएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास क्या आएगा, C2H22O11 की कंसंट्रेशन कितना, वो आपके पास पावर में कितना आएगा 1, और वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। यहाँ पे भी कितना है 0। तो यहाँ पे अभिक्रिया की अणुसंख्यता जो है आपके पास वो कितनी है, यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोल 2 अणु काम। अणुसंख्यता तो आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। और अभिक्रिया की जो कोटि है आपके पास, वो कोटि कितनी आ रही है आपके पास, 1 + 0 = कितनी आ रही है, 1 की अणुसंख्या की कोटि, और ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्लियर। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे, वापस में चलता हूं किसके ऊपर, अभिक्रिया की कोटि। जो है डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब आपके माइंड में आएगा सर 0 ऑर्डर रिएक्शंस होती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती कैसी क्या, और उन रिएक्शंस के अंदर एग्जाम के अंदर डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन, फिजिक्स की फॉर्म में जो डेरिवेशंस होता है, क्या डेरिवेशन होता है, उसका रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज क्या आती है आपके पास, अवकलन वेग समीकरण क्या है, समाकलन वेग समीकरण क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं क्या, फर्स्ट आपके पास आता है क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब आपके पास शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या, पहले तो डेफिनेशन की बात करूं मैं सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सिंपल सा क्या है, वे रासायनिक
अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारकों की सांद्रताओं में परिवर्तन नहीं होता या शून्य होता है, नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? ये आपका डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार एग्जाम के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल सा कहना है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी भी क्रियाकारक की या जिनमें वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, उसे अपन रासायनिक शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? सपोज आपके पास मैंने इसे कंसीडर किया ए चेंज हो रहा है किसकी फॉर्म में, आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है आपके पास क्या R, और प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या, इनिशियली बात कर रहा हूं तो इसलिए मैं इसको क्या ले रहा हूं, R0 कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर? कोई भी रिएक्टेंट है उसकी इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी है, R0 है, और प्रोडक्ट में वो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कुछ भी पार्ट उसका प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? एट टी इक्वल टू टी टाइम पर ए की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, R हो जाती है, और जो प्रोडक्ट में चेंज हुई, कुछ रिएक्शन होगा टी टाइम बाद, उसकी कंसेंट्रेशन R हो रही है, तो उसकी जो प्रोडक्ट में जो कंसेंट्रेशन होगी वो सिंपल सा क्या होगा, R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस जो आपके पास जो ये कंसेंट्रेशन आपके पास बनी है उस कंसेंट्रेशन का कर लो, आप कंसेंट्रेशन का सब्ट्रैक्शन कर लो, ये आपके पास टी टाइम बाद उसकी कंसेंट्रेशन होगी आपके पास। क्लियर? इस रिएक्शंस के लिए अगर मैं रेट लॉ की बात करूं, इस रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करूंगा, रेट लॉ की बात करूं, तो यहाँ रेट लॉ क्या आएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन क्या, आर, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आप आर लिख सकते हो। यहाँ जो आर है, या इसको इस फॉर्म में अगर ये आपके पास रेट लॉ की फॉर्म में अगर इसको मैं रेट इक्वेशन के की फॉर्म में लिखो तो ए टू द पावर क्या होगी आपके पास, 0 की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। क्लियर? ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका अवकलन वेग समीकरण की फॉर्म में लिख सकते हैं, या मैं अनदर फॉर्म में इसको लिखो जाऊं तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर आपके पास क्या आएगा, 0। ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, क्लियर, ये जो इक्वेशन कहलाती है क्या कहलाती है आपके पास, अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण कहलाती है किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण कह सकते हैं, या अवकलित कर दो सिंपल सा, अवकलित वेग इक्वेशन समीकरण है आपके पास क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब मैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूं, इनिशियली ए की कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी है आपके पास, R0 आपके पास है, और ए टाइम बाद उसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो रही है आपके पास, R में चेंज हो रहा है, टाइम टी के ऊपर बात कर रहे हैं तो टी के ऊपर उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है आपके पास, R के बराबर है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो क्या, माइनस डी, मॉडिफाइड कर रहा हूं मैं इसको, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के एट, या ए किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है, आर की फॉर्म में, ये आपके इक्वेशन होगी। क्लियर? अब ये जो आर इस साइड में लिख दो, इसको इस साइड में मल्टीप्लीकेशन करो, मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ये, डी बाई आर अपॉन आप क्या कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ आर आपने कर लिया, इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, के डी टी की फॉर्म में। क्लियर? अब गिवन इक्वेशन का अपन क्या कर लें, समाकलन कर लें, सिंपल सा समाकलन करने पर। क्लियर? ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फॉर्म जो है वो मैथ्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो चीज़ अच्छे से कर चुके हैं और उनकी एक्सरसाइज के अंदर भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट रह जाता है, बट आप लोगों को डरने की बात नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं डरने, ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल सा, यहाँ आर टू द पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है क्या होता है, 1 होता है, तो ये जो डी टी यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन था उस साइड में चला गया, तो इसका जब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं अपन, इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलित वेग समाकलन होगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन अपन यूज करेंगे, माइनस साइन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो dt,
और जब भी समाकलन करते हैं तो समाकलन के साथ क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन यूज करते हैं, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका क्या है, c है। क्लियर। जब भी d का r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ r एज इट इज आएगा आपके पास। ये इंटीग्रेशन के रूल्स की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर। और t का इसका क्या, dt का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, t की फॉर्म में प्लस c की फॉर्म में। क्लियर। ये आपके पास इसकी क्या आएगी, समाकलित वेग समीकरण आएगी। क्लियर। अभी यहाँ पे आपका c कांस्टेंट की वैल्यूज आपके पास फाइंड करनी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एट इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 था आपके पास, तो ये r जो थी कंसंट्रेशन वो किसके बराबर थी, r0 के बराबर थी। जो कंसंट्रेशन r थी वो किसके बराबर थी, r0 के बराबर थी। तो ये एट t r इक्वल टू r, t इज इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू r0 इसके अंदर पुट कर लें तो आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, r0 के इक्वल। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, यहाँ माइनस साइन है आपके पास, तो माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू kt प्लस r0 आपके पास आ गया। kt प्लस क्या आएगा आपका, सिंपल सा r0, बट ये r भी क्या होगा आपके पास, माइनस फॉर्म में आएगा। तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास, माइनस, क्योंकि r यहाँ क्या है, माइनस की फॉर्म में, तो ये भी क्या होगा माइनस। ये माइनस का साइन इस साइड ट्रांसफर कर लो तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन r0 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन r इज इक्वल टू kt। क्लियर। अब यहाँ से आपका ये जो इक्वेशन आई आपके पास, ये आपके पास क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए, ये जो इक्वेशन कहलाती है, कैसे क्या कहलाती है, समाकलित वेग समीकरण फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। किसके लिए, ये जीरो ऑर्डर। अगर इसको और भी मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहो, k की फॉर्म में लिखना चाहो, रेट कांस्टेंट की फॉर्म में, तो k इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/t कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर। ये जो अवकलित वेग समीकरण है इसका ये न्यू मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया। आया समझ में आपको। ये जो डेरिवेशन से आपसे एग्जाम में लॉट ऑफ टाइम आपसे पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इसके बाद क्या 4 पॉइंट आपके पास आएंगे कि इस रिएक्शंस के लिए, ये जो आपने रेट लॉ की वैल्यू फाइंड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके अंदर एग्जांपल में 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। देखते हैं क्या 4 पॉइंट है जो बेसिकली आपके पास एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले 4 जो बेसिक पॉइंट्स आते हैं। आपने डिराइव कर लिया पूरा अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पहला आता है आपके पास अभिक्रिया की के की इकाई क्या होगी, रेट कांस्टेंट के, उसकी यूनिट क्या होती है। फिर आता है उसके बिटवीन ग्राफ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ इंपॉर्टेंट वो ग्राफ की बात करता है। फिर उसकी टी हाफ अर्ध आयुकाल, अर्ध अभिक्रिया, आधी अभिक्रिया जब पूर्ण होगी तो उस कंडीशन इसके लिए क्या वैल्यूज होगी आपके पास, अर्ध आयुकाल कितना होगा। देन उसके बाद इसके अंदर पूछा जाता है क्या इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट के बिना अपन देखते हैं क्या है, के की क्या यूनिट ऑफ के। जब भी यूनिट फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रहा कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोल 1 - n लीटर n-1 एंड टाइम आपके पास क्या होता है, इनवर्स की फॉर्म में होता है हमेशा। टाइम ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, माइनस की फॉर्म में। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए n की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, 0। तो n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लो तो k की जो यूनिट आएगी आपके पास क्या आएगा, यूनिट ऑफ k, यानी यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट, m 1 - 0 लीटर 0 - 1 एंड टाइम -1। तो फाइनल यूनिट आपके पास क्या आ रही है, मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। आया समझ में, इट्स द यूनिट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आया समझ में बेसिक थिंग्स। फिर अपन बात कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर कि सर इसके ऊपर ग्राफ किस टाइप्स के बनते हैं। कि जब भी इसके ऊपर ग्राफ की बात करेंगे तो 2 टाइप्स की ग्राफ का प्लॉटिंग होता है इसके अंदर। एक ग्राफ का प्लॉटिंग होता है सिंपल सा क्या, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन एंड टाइम t के बिटवीन। तो इस कंडीशन में हमेशा जो कंसंट्रेशन वो t के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस कंडीशन में आपके पास ग्राफ जो आता है हमेशा वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है आपके पास। क्लियर। एक ग्राफ तो आ रहा है और एक सेकंड ग्राफ आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके पास। वो कहां से निकलता है ग्राफ, देखे तो सिंपल सा मैं इस इक्वेशन को वापस मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखता हूं मैं, सिंपल सा R0 सॉरी R इसको इस फॉर्म में लिखो, R इज इक्वल टू KT माइनस माइनस ये हो गया, उधर जाएगा माइनस का R0
KT माइनस R0 आ गया आपके पास। क्लियर। अब यहां से माइनस साइन कॉमन लेके चेंज कर लो तो आपके पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस R0। यहां ये जो फॉर्म आपके पास बन रहा है ये किस फॉर्म में बन रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। और आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो किस फॉर्म में आता है, स्लोप की फॉर्म में आपके पास आता है। बट यहाँ क्या नेगेटिव आ रहा है, k की वैल्यू क्या आपके पास नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में जब भी ग्राफ बनेगा आपके पास वो इन्वर्टेड ग्राफ, इस टाइप से ग्राफ बनता है, वैल्यूज क्या जाती है इस टाइप से, इसके अंदर ग्राफ डिक्रीज होती है वैल्यूज। क्लियर। और ये जो वैल्यूज है ये आपके पास कंसेंट्रेशन R और किसके बिटवीन है, T के बिटवीन है। और ये जो स्लोप जा रहा है इसका स्लोप किसको डिक्टेट करेगा, माइनस ऑफ K को डिक्टेट करेगा। क्लियर। ये ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर, ये जो गिवन ग्राफ है, इन गिवन ग्राफ में से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो ये ग्राफ आपको वहां पे शो करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या बनता है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अर्ध आयु काल क्या होता है। सिंपल सा वह समय जहां पर अभिक्रिया पहले की आदि जो भी अभिक्रिया आपके पास है वो अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट उत्पाद में नहीं कन्वर्ट होकर वो क्या होती है, हाफ कन्वर्टेशन होती है। तो सिंपल सा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया क्या होती है, पहले से आधी हो जाती है। अभिक्रिया क्या हो सकती है, पहले से आधी हो जाती है, उससे अपन कहते हैं क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इस कंडीशन में एट टी इक्वल टू क्या करते हैं, T1/2। जब टाइम आपका हाफ होगा तो जो इसकी कंसेंट्रेशन है, जो R, जो आपके पास फाइनल कंसेंट्रेशन जो R आई थी इसके अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, वो R भी आपके पास क्या रह जाएगी, R/2 की फॉर्म में रह जाएगा। R भी आपका किसकी फॉर्म में रह जाएगा, R/2 की फॉर्म में। तो आपको पता है क्या, इसका रेट लॉ आपने लिखा था, तो T हाफ लिख सकता हूं, इसके लिए T वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला आपके पास, KT इज इक्वल टू आपने लिखा था क्या, R0 माइनस R। क्लियर। यहां से T हाफ निकालना है, इसलिए K को डिवीजन में ट्रांसफर कर लो। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, T को लेकर T हाफ इज इक्वल टू R0 क्या है आपके पास, कंसेंट्रेशन R0 की फॉर्म में। तो ये जो चेंज हो रहा है वो भी कितना आएगा, R0/2 की रहेगा, क्योंकि पहली कंसेंट्रेशन से पहले से कितना रह रहा है, हाफ रह रहा है। तो R0/2 आपके पास रह रहा है, इनिशियली कंसेंट्रेशन कितनी है, R0 आपके पास। तो R0 माइनस सिंपल सा क्या आएगा, R0/2 अपॉन आपके पास क्या है, K। क्लियर। जब इसको हाफ सबट्रैक्ट करोगे तो T हाफ की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी, R0/2 अपॉन K। तो यहां से T हाफ की जो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है आपके पास क्या आ रही है, R0 अपॉन ट्वाइस ऑफ K। क्लियर। यहां से अपन कह सकते हैं क्या कि जो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, सीधे समानुपाती है। क्या है, सीधे उसके समानुपाती आपके पास है। तो कह सकते हैं क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, उसकी अर्ध आयु उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी जो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसके ये वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। आया समझ में। अब इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आता है आपके पास क्या, एग्जांपल्स क्या होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल। तो सिंपल सा धातु उत्प्रेरक अभिक्रियाएं, जो भी धातु उत्प्रेरक अभिक्रिया यानी मेटल कैटलिस्ट रिएक्शंस है, पहली मैंने बताई क्या, सारी धातु उत्प्रेरक अभिक्रिया, धातु उत्प्रेरित अभिक्रिया। क्लियर। सिंपल सा धातु उत्प्रेरक अभिक्रिया यानी कैटलिस्ट आपका क्या है, कोई भी मेटल है। क्लियर। जब भी कोई मेटल आपके पास कैटलिस्ट की फॉर्म में होता है उसका बेस्ट एग्जांपल है क्या आपके पास, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एक तो मॉलिब्लेजन MnO हो रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है, आयरन। अगर ये कैटलिस्ट नहीं होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपको किसका, अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। क्लियर। और एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो सिंपल सा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होती है, फोटोलाइटिक रिएक्शंस, वो फोटोलाइटिक रिएक्शंस भी क्या है, इसके एग्जांपल्स है। तो सिंपल सा प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल आता है आपका हाइड्रोजन + क्लोरीन
जो फोटोलाइटिक रिएक्शन उसके ऊपर क्या लिखा है, एरो के ऊपर क्या लिखा जाता है, H nu की फॉर्म में सिंबल्स आता है, ये फोटोन की फोटोलाइटिक रिएक्शंस को डिक्टेट करता है, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, ये जो बात है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके पास एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सारा डेरिवेशन प्लस ये सारे 4 पॉइंट आपको वहां पे डिक्टेट करने पड़ेंगे। थैंक यू गाइज।